Welcome students. In our industrial engineering this syllabus, we have now already covered 7 of the chapters. Today will be the 8th and the final chapter of this syllabus, which is ये industrial safety के बारे में है. So आज हम industrial safety क्या है और इसके क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, और एक फैक्ट्रीज एक्ट जो है फैक्ट्रीज एक्ट, ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और फिर कलर कोडिंग जो सेफ्टी का होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को कैसे हम डिफाइन करें. सेफ्टी बहुत कॉमन वर्ड है कि इस कैसे प्रोटेक्ट, कैसे हम बचाएं अपने आप को, किसी भी नुकसान हमारे एज अ पर्सन हमें नुकसान हो और उसकी वजह से कोई हमें प्रॉब्लम हो. तो उसके लिए हम जो भी खतरे हैं जो ऑलरेडी पहले ही डिफाइन किए जाते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें ताकि कम से कम रिस्क रहे. तो इसमें एक डिफाइन जो करते हैं सेफ्टी, वो हम बोलते हैं कि जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए. किसी भी फैक्ट्री में जो है एक्सीडेंट जीरो होना चाहिए, हमारा टारगेट है. तो ऐसे हम सेफ्टी को डिफाइन करते हैं. और इंडस्ट्री में सेफ्टी जो है उसका मतलब है कि हम किसी भी तरीके से कोई इंजरी ना हो या किसी आदमी को कोई खतरा ना हो, या प्रॉपर्टी या जो मशीनें हैं उनको कोई डैमेज ना हो. ये सब इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आता है. अब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि सेफ्टी हम ओवरऑल में ये देखते हैं कि भाई कोई ऐसी बीमारी ना हो जो डेली कोई ऑपरेशन कोई काम करने से हो, या एक्सीडेंट्स ना हो, और उससे जो नुकसान हो सकता है वो लोगों को हो सकता है. किसी भी एक्सीडेंट जो भी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में होगा, इक्विपमेंट्स में हो सकता है, मटेरियल्स में या एनवायरनमेंट में. ये एनवायरनमेंट में इसलिए हो सकता है कि भाई केमिकल, ये खासकर केमिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है अगर डेंजरस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए. तो इसमें हैजार्ड हम डिफाइन करेंगे. हैजार्ड क्या होता है. इंडस्ट्रियल हैजार्ड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे खतरा हो सकता है ह्यूमन को, उसके हेल्थ को खतरा हो सकता है, या प्रॉपर्टी जो है फैक्ट्री में उसको डैमेज हो सकता है, या जो एनवायरनमेंट है उसको हो सकता है. तो इसमें हम 2 वर्ड्स इम्पोर्टेंट है. इंसिडेंट, तो जो ऐसी सिचुएशन जो हो गई है और जिसमें खतरा हो सकता है, मगर एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से अगर ये हो जाए जो एक होना नहीं चाहिए था, ऐसे इवेंट को हम एक्सीडेंट बोलते हैं, जिसमें कि डैमेज हो सकता है किसी आदमी को या किसी इक्विपमेंट या मशीन को. अब हम ये देखेंगे कि एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं. तो इसमें या तो पूरे सिस्टम में कुछ डिफेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है, और डिफेक्ट सिस्टम में है तो कोई ऐसा खतरा होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ है, खतरा रह रहा होगा, या फिर एम्प्लॉयज ने कुछ एरर किया है. तो दोनों केसेस में कि ऑलरेडी एक हैजार्ड है, खतरा है, जैसे कोई केमिकल फ्यूम्स निकल रहे हैं जो पॉइजनस हैं, या एम्प्लॉय ने गलत तरीके से मशीन चलाई, तो ये दोनों जो हैं इससे एसोसिएट एक रिस्क हो सकता है जिससे एक्सीडेंट होते हैं. तो एक्सीडेंट एक्चुअली होता नहीं है, वो उसके कुछ रीजंस है कि क्यों हुआ. और ये खाली जो फैक्ट्री वर्कर है या टेक्नोलॉजी या मशीन में प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि इसको टोटल एक मैनेजमेंट कंट्रोल का फेलियर समझा जाएगा. तो ये जिम्मेदारी रहती है मैनेजमेंट की कि कंट्रोल करें एक्टिविटीज जो भी फैक्ट्री में काम होता है ताकि एक्सीडेंट ना हो. अब हम कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट देखते हैं कि भाई
क्या कारण है एक्सीडेंट के? ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। और डायरेक्ट में या तो ऐसा कोई काम किया जो अनसेफ है, गलत तरीके से काम किया, या कंडीशन एनवायरनमेंट जो है वो वैसा हो सकता है। और इनडायरेक्ट में एक बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, जो कि उस पर्सन की बॉडी से कनेक्टेड है, या साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसकी थिंकिंग की वजह से हो सकता है, या उसको नॉलेज या स्किल नहीं है किसी काम को करने में। तो कॉजेज जो है, कारण जो है एक्सीडेंट के, वो डायरेक्ट में अनसेफ एक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट में अनसेफ कंडीशन। जैसे हमें एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, अनसेफ काम कैसे किया। जैसे अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी नहीं है कोई ऑपरेशन चलाने की, मशीन चलाने की, वो कर रहा है, उससे हो सकता है। और सेफ्टी डिवाइस ना लगाए, सपोज किसी ऑपरेशन में ग्लव्स पहने तो ग्लव्स लगाने जरूरी हैं, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। गॉगल्स पहनने जरूरी हैं तो पहनना पड़ेगा। या स्पीड जितनी बोली गई है उससे ज्यादा स्पीड, अनसेफ स्पीड पे काम करे, मशीन की स्पीड भी हो सकती है। या गलत टूल या इक्विपमेंट यूज करें, और लोडिंग गलत तरीके से करे, और जो वर्कर बैठता है तो उसका पोस्चर भी जो गलत होगा, उससे भी ये एक्सीडेंट होने का चांस होता है। और इसी तरह जो है अनसेफ कंडीशन जिसे बोलते हैं, कि मशीनों में गार्ड नहीं लगाए गए हैं, और जो मशीनें खराब हैं उनको यूज किया जा रहा है, उसमें टूल भी हो सकते हैं, इक्विपमेंट भी। और स्टोर, जो मटेरियल स्टोर करना है वो गलत तरीके से किया हो, प्रॉपरली ना किया हो, और लाइट, रोशनी ठीक ना हो, और हवा भी जो है वेंटिलेशन ना हो, जिससे भी खासकर केमिकल्स जहाँ स्टोर होते हैं। अ, तो इन सब चीजों, ये कंडीशन की वजह से जो है ये अनसेफ हो सकता है, या ऑपरेटर के काम करने की वजह से ये हो सकता है एक्सीडेंट। और इनडायरेक्ट में जो है, इनडायरेक्ट में मैंने बोला फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या लैक ऑफ नॉलेज, को नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो इनडायरेक्ट काज में उस ऑपरेटर की आई साइट ठीक नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपरली, सुनाई भी नहीं दे रहा है प्रॉपरली, या वो नशा किया हुआ है, उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। या कोई जैसे उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। और साइकोलॉजिकल जो है, थिंकिंग ऑपरेटर की नेगेटिव एटीट्यूड उसका सेफ्टी की तरफ है, सेफ्टी को सीरियसली नहीं ले रहा, उससे हो सकता है एक्सीडेंट। रूल्स और प्रोसीजर सेफ्टी के फॉलो नहीं कर रहा है, और वो बोर हो गया अपने काम से, वो ध्यान नहीं दे रहा, अटेंटिव नहीं है, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये है कि एक्सीडेंट्स का क्या रिजल्ट है, उसका क्या असर पड़ सकता है, जिसको कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट बोलते हैं। एक तो है डायरेक्ट में आएगा, इंश्योरेंस क्लेम होता है, जिसमें प्रीमियम भरा जाता है तो पैसा लगता है वहां पे। प्रोडक्शन, जिस मशीन पे एक्सीडेंट है वहां काम रुक जाता है तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है, जो चीज बना रहा है वो डैमेज हो जाता है, प्लांट मटेरियल का डैमेज हो सकता है। और ऑपरेटर जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको आप सिक पे देना पड़ता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में भी पैसा लगता है। फिर प्लांट और इक्विपमेंट जो डैमेज हुआ उसको ठीक करने में पैसा लगता है। तो ये सब रिजल्ट या कॉस्ट है एक्सीडेंट का। और हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो जिसे बोलते हैं, कि हमारा से जो प्रोडक्शन शेड्यूल है डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है हमारी हम लूज करते हैं। इनडायरेक्ट रिजल्ट या कॉज जिसे बोलेंगे, उसका ये है कि भाई ऑर्डर्स, जब आपकी प्रोडक्शन रुक गई तो ऑर्डर्स पे असर पड़ेगा। लीगल फाइन या पेनल्टी लगती है अगर आपने सेफ एनवायरनमेंट नहीं रखा हुआ है, और प्रोडक्शन में डिले होता है, तो ये सब प्रोडक्टिविटी कम होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट से लॉस ऑफ प्रॉफिट भी होता है। और टाइम, कॉस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इंडस्ट्री में टाइम
पैसा है, तो टाइम वेस्ट होता है इन कोई भी एक्सीडेंट में। फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है, सुपरवाइजर उसको हेल्प करता है जो भी एक्सीडेंट विक्टिम होता है, वर्कर्स आपस में डिस्कस करते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं उसमें टाइम लगता है, कोर्ट केस हो सकता है तो उसमें अटेंडेंस कोर्ट में टाइम वेस्टेज होता है, और हॉस्पिटल विजिट्स जहाँ वो एडमिट है तो वहाँ पे जाना और उसके रिलेटिव से डिस्कस करना। तो ये मैनेजमेंट का ओवरऑल टाइम, टाइम मींस कॉस्ट है वो, तो वो पैसा, तो ये रिजल्ट है एक्सीडेंट्स का। यही। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, क्योंकि एक्सीडेंट कॉजेज बताए, रिजल्ट्स बताए, कंट्रोल कैसे करें जिसे प्रिवेंशन भी बोलते हैं। तो एक तो हो गया, तो हम इसको 5 E जिसे बोलते हैं। एक तो इंजीनियरिंग प्रोसेस कंट्रोल करें, रूल्स एनफोर्स करें, एजुकेशन में हम ट्रेन करें ऑपरेटर को वो सेफली मशीन चलाए, और बिहेवियर जो है उनका वो देखें कि वो लाइटली ना लें सेफ्टी एस्पेक्ट। और उसके बाद इवेल्युएशन में हम ऑडिट करें कि पूरी फैक्ट्री में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए। अब कंट्रोल, जब हम कंट्रोल की बात करेंगे एक्सीडेंट कंट्रोल की, तो कंट्रोल जिससे एक्सीडेंट बच सकते हो, रुक सकते हैं, तो 3 टाइप के कंट्रोल, एक इंजीनियरिंग कंट्रोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एक ट्रेनिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में आएगा कि भाई बिल्डिंग और इक्विपमेंट का डिजाइन ऐसा हो कि जो सेफ एनवायरनमेंट दे वर्कर को, और मशीनरी कहाँ पे रख रहे हो, किस टाइप की, उस पर भी सेफ्टी डिपेंड करेगी। मशीन में गार्ड लगाए जाएं, प्लास्टिक गार्ड्स लगाते हैं ताकि वहां से सपोज लेथ है तो चिप्स ना आए, या हाथ बाहर रहे जो जहाँ कटिंग हो रहा है। इक्विपमेंट लोकेशन कहाँ पे लगाना है इक्विपमेंट का, वो भी, उस पर भी सेफ्टी इम्पोर्टेंट डिपेंड करेगी। और दूसरा कंट्रोल है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में देखा जाएगा कि कहाँ पे खतरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे खतरा हो सकता है। और फिर एक पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये वर्कर को दिया जाए जिस जो वो लगा के काम करे, जिसमें आपके गॉगल्स आ सकते हैं, ग्लव्स आ सकते हैं, एप्रन आ सकता है, शूज आएंगे। उसके बाद सेफ्टी प्रोसीजर्स लिखे होने चाहिए, और मटेरियल जो स्टोर करना है उसको प्रॉपरली करें, केमिकल्स वगैरह ऐसी जगह करें जहाँ पे वेंटिलेशन हो। और जो हैजार्डस एरिया है, सपोज कहीं पे हीट ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जिसमें फ्यूम्स आते हैं, साइनाइड जो बहुत पॉइजनस हैं, तो वहाँ पे जो लोगों, बहुत लिमिटेड लोग वहां जाएं तो वो कंट्रोल हो। तीसरा कंट्रोल हम ट्रेनिंग कंट्रोल कह सकते हैं, जिसमें रिपोर्ट, अवॉइड और कंट्रोल। हैजार्ड को पहले देखा जाए कहाँ कहाँ खतरा है, उसको अवॉइड करना और कंट्रोल करना, और ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे हम सेफली इक्विपमेंट, टूल्स और केमिकल्स को यूज कर सकें किसी भी फैक्ट्री में। और सिलेक्शन, यूज करना और कैसे स्टोर करें जो आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए गए हैं, जैसे ग्लव्स हुआ, गॉगल्स हुआ, एप्रन हुआ। अब हम आते हैं मैकेनिकल हैजार्ड्स पे, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद हमें हैजार्ड हैजार्ड अगेन एक खतरा होता है, जो भी काम के जहाँ काम करते हैं वहाँ एनवायरनमेंट में जहाँ भी हैजार्ड होता है, खतरा होता है। तो मैकेनिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल हैजार्ड हो सकते हैं। पहले हम मैकेनिकल हैजार्ड देखेंगे। मैकेनिकल हैजार्ड में ये किससे होता है, ये पावर वाली जिस पे मशीन चलती है पावर पे, या मैनुअली, अगर मैनुअली टूल या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें भी इन टाइप के हैजार्ड को मैकेनिकल हैजार्ड बोलते हैं। तो जैसे कहीं किसी मटेरियल पे कटिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, फॉर्मिंग हो रही है, तो वहां पे जो है खतरा हो सकता है डैमेज का या इंजरी का।
दूसरा पावर ट्रांसमिशन, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक मशीन से दूसरी मशीन में, जैसे फ्लाई व्हील यूज किया जाता है, पुलीज बेल्ट यूज किए जाते हैं, कनेक्टिंग रॉड, स्पिंडल्स, क्रैंक्स, ये गियर्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पे भी रिस्क हजार्ड हो सकता है, मैकेनिकल हजार्ड। और तीसरा टाइप की जो भी मूविंग पार्ट्स जहां भी हो, रोटेटिंग हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, तो यहाँ पे भी जो है मैकेनिकल खतरा जो है हजार्ड हो सकता है। और इलेक्ट्रिक हजार्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी थ्रेट जो कि बिजली की वजह से हो, जिससे लोग, मशीनरी या एनवायरनमेंट पे खतरा हो सकता है। तो इसके टाइप्स जो हैं, इलेक्ट्रिक हजार्ड के टाइप्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, दूसरा बर्निंग हो सकती है बॉडी की, ऑर्गन्स की, तीसरा आर्क ब्लास्ट, इसमें क्या है कि बिजली से तार जैसे लग जाते हैं और उससे भी बॉडी इंजर हो सकती है। अब हम इंडस्ट्रियल फायर जो है, फायर प्रोटेक्शन कैसे करें? आग जो लगती है फैक्ट्रीज में या वर्क प्लेस पे, तो ये फायर तो एक केमिकल चेन रिएक्शन है जो जिसमें हीट और लाइट निकलते हैं। तो इसमें यूजुअली फ्यूल होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फायर हीट मिलने से फायर लगता है, आग लगती है। तो ये हम फायर जो है ये सॉलिड से हो सकता है, पेपर, वुड, प्लास्टिक, या लिक्विड से हो सकता है, जैसे पैराफिन हुआ, पेट्रोल, ऑयल, या गैसेस से हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, या फिर मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हुए, या तो कुकिंग ऑयल, फैट से भी आग जो है फायर लग सकता है। तो ये डिफरेंट फायर्स दिखाए गए हैं। अब हम फायर प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे रोकें? बिकॉज आपके सिलेबस में ये भी है कि फायर प्रिवेंशन और फिर उसके मेथड्स। तो फायर प्रिवेंशन एक फंक्शन है, फायर डिपार्टमेंट होता है, उसका मकसद क्या है कि पब्लिक को हम समझाएं कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्या सावधानियां लेनी हैं ताकि आग ना लगे। तो और इसमें ये भी सिखाएंगे कि भाई अगर बाई चांस लग भी गए तो कैसे उससे अपने आप को बचाना है। तो इससे क्या होता है कि इमरजेंसियां कम हो जाती हैं और डैमेज, नुकसान कम होता है। तो क्या स्टेप्स लें जिससे फायर प्रिवेंट हो सकता है, फायर प्रिवेंशन हो सकता है? एक तो स्मोकिंग जो है, स्टोरेज जहाँ पे आपके केमिकल मटेरियल जो जिनमें आग पकड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया प्रोपेन, बोटेन, तो वहां पे हम स्मोकिंग बैन कर दें। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर वर्क नहीं कर रहा है ठीक तरह से या उसमें स्मेल आ रही है तो उसको डिस्कनेक्ट करके उस पर इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। तीसरा, हम फायर कैसे प्रिवेंट करें कि हम कोई इलेक्ट्रिक कॉर्ड क्रैक हो गई है, बिजली की तार, तो हम उसको हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए सर।